गुड मॉर्निंग। बैठो भैया, बैठो बैठो। एक दो दिन में दुर्घटना घटने वाली है भैया तुम्हारे साथ। क्या क्या क्या? वही है और क्या है, आगे ना एनटीए की वेबसाइट पर एक दो दिन में बम गिरने वाला है तुम्हारे, और बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ। जो होगा वो तो जब आएगा अनाउंसमेंट तभी होगा। अभी तो उन्होंने ये बोला है कि हम सारे रिकमेंडेशन मानने को तैयार हैं कमेटी के, तो रिकमेंडेशन में तो बहुत कुछ था भैया। जेई मेन एडवांस की तरह 2 बार में होगा, और कंप्यूटर वाला होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। 2 बार कौन देगा? नहीं, दूसरा वाला देने को मिलेगा कि नहीं, यूं बोलो। जेई मेन क्वालिफाई होता है तो एडवांस देने को मिलता है ना। तो सब पता चल जाएगा अभी 2-4 दिन में क्या है। ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। वो अभी ये भी बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रस्ताव हमने मान लिए, पर इनको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, अभी तो अगले साल कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन भी तो हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है 2034 में हो रहा है, तो ठीक है, तो तुम भी कर देना 2 बार। तो अगले साल से करेंगे कि 2 साल बाद करेंगे, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। अब हो जाएगा 2-4 दिन में, लेकिन सब क्लियर। एंड वॉट एवर हैपन्स वो सबके लिए सेम ही होने वाला है। तो ऐसा कुछ ना फायदे हैं ना नुकसान है। फायदे ज्यादा हैं, क्योंकि अगर साफ सुथरे ढंग से ट्रांसपेरेंटली पेपर होता है तो फिर कैसे भी कराओ, अच्छे से करा लो बस, तो हर एक मेहनती बच्चे के लिए वो फायदे की ही चीज है। क्योंकि आई डोंट थिंक हमारे में से किसी के पास ऐसा कोई बैकडोर एंट्री वाला ऑप्शन है तो हमें बताओ, हम पैसा कमा लेंगे थोड़ा। हाँ जी। एक लास्ट क्वेश्चन दिया था, बोलिए क्या था वो? एएल और एमजी वाला, यही था ना? उसमें 1 मिनट देना, दोबारा बता चुका पूरा। हमें एफई के लिए एफई टू एफई प्लस 2 एक डेटा दिया था, और एल प्लस 3 से एल ये एक डेटा दिया था, और इसके बेसिस पे हमें 2 आंसर बताने थे। छोटे छोटे से जो पॉइंट्स लिखे थे उसमें से मैंने आपको एक पॉइंट ये बोला था कि सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि वो पोटेंशियल कौन से टाइप के हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी एसआरपी, इन सम केसेस दे मे बी एसओपी ऑल्सो, जैसा यहाँ पे है। तो ये एक एसओपी वैल्यू और ये एक एसआरपी वैल्यू है। आपको क्योंकि ई नॉट सेल पूछा गया है, और उसके 3 में से हम जो सेकंड फॉर्मूला है वही ज्यादातर लगाना चाहते हैं, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एनोड वाला, तो हमें उस फॉर्मूले के लिए दोनों बंदे एसआरपी में ही चाहिए, और इसलिए मैंने इस वाले को रिवर्स करके लिखा, और इसको आप पेयर में भी रिवर्स करके एफई प्लस 2 ऑब्लिक एफई लिखेंगे, वैल्यू साइन में अपोजिट हो जाएगी। अब ये एसआरपी हो गया, और अब आप ये दोनों क्योंकि सेम है इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब आपको इस कंपैरिजन में एफई प्लस 2 एफई ज्यादा दिख रहा है एएल प्लस 3 एएल से। एसआरपी वैल्यूज में दोनों ही नेगेटिव के हैं। -0.44 इज अ बिगर वैल्यू। छोटे छोटे नोट में से हमने एक बात लिखी थी, कंपेयर सेम टाइप ऑफ पोटेंशियल्स, कंपेयर विद साइन, तो ये साइन के साथ कंपैरिजन पे वो नंबर बड़ा है, और अल्टीमेटली रूल हमेशा से यही था, जो जिसमें बड़ा उससे वो काम कराया जाना है। तो एसआरपी इसका ज्यादा है तो यहां रिडक्शन होगा, इसको आप कैथोड, और यहां ऑक्सीडेशन होगा, इसको आप एनोड बोलेंगे। अब आपसे फर्स्ट पार्ट में अगर रिएक्शन पूछी गई है तो रिएक्शन में हमेशा एनोड कैथोड पहले लिखे जाएंगे, फिर सेल रिएक्शन का नंबर आएगा। तो अब एनोड पे क्या लिखना है वो डिसीजन हो चुका है, वो जो भी लिखना है एल्यूमिनियम के लिए लिखना है, और ऑक्सीडेशन लिखना है तो वो 3 से 0 नहीं बल्कि 0 से 3 लिखोगे तभी ऑक्सीडेशन पढ़ने में आएगा। तो उसके लिए आप ऐसा लिखते, Al solid gives Al plus 3 aqueous plus 3 electrons। ये ऑक्सीडेशन ऑफ Al एनोड पे होता दिख रहा होगा। रिडक्शन में Fe plus 2 से Fe
कैथोड पे ये रिडक्शन आपको लिखना है। जैसे डैनियल सेल में आपने जिंक एंड कॉपर के लिए एक रिएक्शन लिखा था, वैसे ही अब यहां पे मुझे रिएक्शन लिखना है, लेकिन इस बार वो सीधे एनोड प्लस कैथोड नहीं होगा, और मुझे वो इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने के लिए एनोड वाली को ट्वाइस, कैथोड वाली को थ्राइस करने के बाद ऐड करना है। अब ये रिएक्शन ट्वाइस ऑफ Al सॉलिड, 3 ऑफ Fe प्लस 2 एक्वस एक तरफ दिखेंगे, और अगेन ट्वाइस ऑफ Al प्लस 3 और 3 ऑफ Fe सॉलिड ये दूसरी तरफ दिखेंगे। आई सपोज दो में से एक पार्ट ये पूछा गया था आपसे कि सेल रिएक्शन क्या है, तो वो सेल रिएक्शन ऐसी लिखने में आती। ये 2-3 स्टेप्स दिमाग में चलने चाहिए आपके, इसके बाद आप सेल रिएक्शन लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब पेन पेपर वाले स्टेप्स हैं, ये सब दिमाग में ही हो रहा है आपके, कि जो दिया है उसको देख लीजिए, पहचान लीजिए क्या है, अगर वो सेम टाइप नहीं है तो किसी एक को पलट के उन्हें सेम बना लीजिए और उनको छोटा बड़ा कंपेयर करके। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी क्वेश्चन, ये फैसला करना कि दो लोगों में से किसको क्या करने को मिलेगा। जब ये डिसाइड हो जाए, दिस हैज टू रिड्यूस, दिस हैज टू ऑक्सीडाइज, वहां से अपने आप जन्मपत्री खुल जाएगी पूरे सेल की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछते तो 6, वो जो एलसीएम पे कैंसिल हुआ है, तो इन केस यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछा जाता तो वो 6 है। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। एक चीज मैं डैनियल सेल वाली जगह पे ही लिखा दे रहा हूं, और उसे आप हर क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसको यहां पे लिखिएगा डैनियल सेल में जहां रिएक्शन खत्म हुई है। पिछले टर्न में आ जाइए, जो रिएक्शन अपन ने लिखी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 और Zn सॉलिड Cu+2 गिव Zn+2 प्लस Cu सॉलिड, उस जगह पे आ जाइए। पहुंच गए सब? अब ध्यान से सुनिए, सबसे आसान और सबसे ज्यादा गलती वाला जो क्वेश्चन बनता है, आपसे सिंपली ये पूछ लिया जाएगा नंबर देके कौन क्या करेगा, किसने ऑक्सीडेशन किया, किसने रिडक्शन किया। हमें लगता है ये तो बहुत आसान सी बात है, ये तो बता ही पा रहे हैं। तो आपको बताने के समय एक मामूली सी गलती से बचना है, और वो गलती होती है आप एलिमेंट का नाम तो सही बोल रहे होते हो लेकिन उसकी स्टेट गलत बोल रहे होते हो। तो मैं डैनियल सेल के बारे में बोल रहा हूं। आपने रिएक्शन ऐसी लिखी थी, ZnCu+2, उधर Zn+2 Cu। फ्लो में पढ़ने में इनमें से क्या क्या बातें सही हैं ऐसा लिखा आया, और आपने पहले नंबर पे पढ़ा Zn गेट्स ऑक्सीडाइज, दूसरे में लिखा Cu गेट्स रिड्यूस्ड, तीसरे में लिखा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आपको लगता है दोनों ही तो सही ही हैं, दोनों सही नहीं है। आपको Zn गेट्स ऑक्सीडाइज बोलना सही है क्योंकि कहानी Zn से ही 0 से 2 गई है, पर कॉपर गेट्स रिड्यूस बोलना गलत है। Cu आगे 0 से -1 2 3 थोड़ी ना जा रहा है, तो रिडक्शन हुआ है, बट Cu+2 आयन का हुआ है, ना कि Cu का। Cu चीज ही अलग है, Cu+2 चीज ही अलग है। तो सही लैंग्वेज उस रिएक्शन के नीचे क्या दो हो सकती है? Zn गेट्स ऑक्सीडाइज, ये बोलना ठीक है, और Cu+2 गेट्स रिड्यूस्ड, ये बोलना ठीक है। अगर इनके बदले ऐसा लिखा आ गया Zn+2 इज ऑक्सीडाइज्ड, वो भी गलत है, 2 आगे कहीं 3 4 5 में ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था, और Cu रिड्यूस ऐसा बोला है तो भी गलत है। आप Cu+2 को Cu में रिड्यूस कर रहे हैं, Cu को और आगे नेगेटिव में कहीं रिड्यूस नहीं किया गया है। ऐसा इस हर क्वेश्चन में हो सकता है। क्या होती सही भाषा यहां? Al इज ऑक्सीडाइज सही है, Fe+2 इज रिड्यूस्ड ऐसा बोला जाता, Fe इज रिड्यूस बोलना गलत हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन उस पिछली जगह पे ही आप वापस लिख दीजिएगा डैनियल सेल में, और ये बात हर एक जगह पे ट्रू है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ज्यादा ये गलती होती है क्योंकि वहां पे आपको अलग अलग एलिमेंट्स को कंपेयर करके उनमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कई बार पूछना होता है। तो ABCD टाइप मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपका सारा फोकस इस पे रहता है कि A BCD से अच्छा है, सर बस A टिक कर दो, वो BCD से बेस्ट प्रूव हुआ था। लेकिन ऑप्शन में A के बारे में बोलना है या A+2 के बारे में बोलना है या A-2 के बारे में बोलना है, वो भी देखना है। केवल A अल्फाबेट चुन लेना सफिशिएंट नहीं है, उसकी सही स्टेट के बारे में वो बात बोली जानी चाहिए थी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए वो सेंटेंस बोला जा रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा। E0 सेल के लिए क्या करना था?
SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। इस समय कैथोड वही है जहां रिडक्शन हुआ, वो रिडक्शन Fe के लिए लिखा है, तो फेरस टू Fe ये SRP यहां पुट होना है। कितनी है ये वैल्यू? मुझे दिए हुए वैल्यू में से Fe ओरिजिनली SOP में था, साइन पलट के आप जो उसका SRP लाए थे वो नंबर अब यहां पुट हो जाएगा। ये फॉर्मूले का माइनस है, और अब यहां एनोड पर Al+3Al वाला -1.66 पुट होता। ये सॉल्व होके आपका आंसर है प्लस में 1.22। क्या ये आंसर हर कीमत पे पॉजिटिव ही आना चाहिए? इसके दो जवाब हैं। अगर आपको वैल्यू देके छोड़ा गया तो हमेशा प्लस ही आएगा, क्योंकि आप वैल्यूज से कंपेयर करके बनाओगे तो आप गलत सेल क्यों बनाओगे, आप तो सही वाला ही बनाओगे। तो आप जब सोच समझ के कंपैरिजन करके ज्यादा वाले से जो काम होना चाहिए वही करा रहे हो, कम वाले से जो काम होना चाहिए वही करा रहे हो, तो आप सही वाला सेल ही बना रहे हो, और स्पॉन्टेनियस में ये फाइनल प्लस का अपने आप आएगा ही आएगा। लेकिन अगर वो ये वैल्यूज के साथ क्या दे दे लिख के, सिंगल लाइन डबल लाइन सिंगल लाइन डबल लाइन, और उसने खुद ही ऐसा लिख के दे रखा होता, मॉड्यूल के क्वेश्चन जो मैंने दिए उनमें से एक है, CU इधर लिखा है ZN उधर लिखा है, तो वो डैनियल सेल वाला उल्टा लिख दिया। तो अगर डैनियल सेल का प्लस में 1.1 था तो CU ZN अल्टा पल्टी कर दोगे तो वो माइनस में 1.1 नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो अगर मैंने ऐसे लिख के दे दिया तो वो आपके पास चॉइस छोड़ नहीं रहा कि आप बताओ एनोड कौन है कैथोड कौन है, वो ऑलरेडी सेट कर चुका है, Fe को एनोड Al को कैथोड। तब आप Al वाले कैथोड को यहां रखते पहले, क्योंकि L कैथोड भी दिख रहा है, -1.66 यहां रखते, उसको कैथोड बोला हुआ उसने, और -1.44 बाद में रखते, आंसर इतना ही बार नेगेटिव में आ जाता, विच विल प्रूव कि उसने जो सेल बनाया वो गलत है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो क्वेश्चन दोनों तरह के आएंगे, आप खुद से बनाओगे तो हमेशा सही वाला बन के और आंसर प्लस में आता दिखेगा, वो खुद गलत बना के भी दे सकता है, तब आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है। मैं 4 एलिमेंट्स के कुछ कुछ पोटेंशियल्स दे रहा हूं, और मेरा क्वेश्चन है, मैं ऑप्शंस में रिएक्शंस लिख के दूंगा, इनमें से कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं जो जो लिखूं उनमें से कोई एक ही स्पॉन्टेनियस हो, आपको तो हर एक को चेक कर देना है कि वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो मैं सारे एक साथ लिख ही नहीं रहा, मैं 1 बाय 1 ही चेक करने को बोल रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को करने की दो चीजें समझिए। आपको अभी एक चीज तो ये बता रखी है कि अगर 4 में से कोई एक ही स्पॉन्टेनियस है तो आपको चारों के इनोड सेल निकालने पड़ेंगे, कैथोड माइनस एनोड, तो 4 न्यूमेरिकल हो गए सर। उसके बाद पता लगेगा कौन सा एक प्लस में आ रहा है वो स्पॉन्टेनियस, बाकी सब माइनस में आ रहे होंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। यही है अभी तक सीखा हुआ। उसको जल्दी करने का तरीका सुनिए, उसको जल्दी करने का तरीका सुनिए। आपके नियम के हिसाब से आपने हमेशा ये सीखा है कि अगर दो SRP कंपेयर हो रहे हैं तो जो ज्यादा उसको रिडक्शन करना चाहिए, इफ SOP कंपेयर हो रहे हैं जो ज्यादा उसे ऑक्सीडेशन करना चाहिए, यही आपका नियम है। अगर ऐसा होता दिखे तो ये सही हो रहा है, और अगर आप चाह रहे हो मोर वाले का रिडक्शन कराना और उस रिएक्शन में लेस वाले का रिडक्शन हो रहा है, तो आप जो नियम से चाह रहे थे वो उससे उल्टा दिखा रहा है, तो वो भी नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो E0 तक गाड़ी जाने की जरूरत
नहीं है, वहीं बीच में ही फैसला हो जाएगा। आपको जो रिएक्शन दी है उसमें पेयर ऑफ एलिमेंट जो दिया है उन दोनों की वैल्यू पे हाथ रख लो और छोटा बड़ा देख लो कौन है। अगर बड़ा वाला ही वो काम कर रहा है तो करेक्ट, छोटा वाला वो काम कर रहा है तो इनकरेक्ट बोलने में आ जाएगा। तो मैं इसकी दोनों मेथड बता रहा हूं। एक है सॉल्व ई नॉट सेल, पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस और नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस बोल देते। और एज्यूमिंग मुझे दोनों एसआरपी दिए हैं, ये दूसरा तरीका ज्यादा इजी है क्योंकि ये फटाफट आपको हर ऑप्शन चेक करवाता जाएगा। ई नॉट से निकालने में तो आप अननेसेसरली चारों ऑप्शंस के प्लस माइनस ई नॉट सेल निकालते जो कि वो उस समय पूछ ही नहीं रहा। तो बेटर ये है कि उस रिएक्शन में जो पेयर दिया है वो पेयर की वैल्यूज को देखें। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि वैल्यूज हैं किस चीज की, 220 220 220 220, ये सारे एसआरपी हैं, मोस्टली एसआरपी होंगे, कभी कभार ही एसओपी में आप डील करोगे। और अब ई नॉट सेल प्लस माइनस से तो देख ही सकते हैं, दैट इज वन मेथड। अगर आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा तो वो कर लीजिए। सॉल्व द ई नॉट वैल्यू, प्लस का आ जाए तो स्पॉन्टेनियस है, माइनस तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। से ज्यादा आसान है, क्या करना है, नियम क्या कहता है वो देखना है, और नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस, और नियम से अगेंस्ट हो रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। रूल कहता था ज्यादा एसआरपी जिसका हो शुड शो रिडक्शन। अगर ऐसा ही हो रहा है, बड़े वैल्यू का ही रिडक्शन हो रहा है तो सही बात है, स्पॉन्टेनियस। वैल्यू छोटी निकली फिर भी रिडक्शन कर ले रहा है, दिस इज अगेंस्ट द रूल, ये गलत हो रहा है, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब अपने इस क्वेश्चन में हमने बात अगर एसआरपी में हो रही है तो दोनों में से वो एलिमेंट पकड़ लो आप जिसका रिडक्शन होते दिख रहा है। वहां आपको mg+2 का रिडक्शन दिखा, किसके सामने दिखा, Zn के सामने, Zn mg पकड़ लो, ये रहे। और Zn एन mg में mg -2.37 उस वैल्यू से छोटा है, छोटा होने के बावजूद भी आप उसी का रिडक्शन दिखा रहे हो, इज रॉन्ग। तो ये लोअर एसआरपी का था फिर भी रिडक्शन दिखा रहा है, इसको तुरंत आप नॉन स्पॉन्टेनियस बोल देते। लॉजिक क्लियर है? यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिख दीजिए कि आप उसे लोअर एसआरपी किसकी तुलना में बोल रहे हैं, जो दूसरा एलिमेंट है Zn+2 Zn उसके एसआरपी से छोटा था, स्पॉन्टेनियस है। Cu+2 Cu में रिडक्शन करते दिख रहा है, तुरंत उस वाले पे लपक लो आप जिसका रिडक्शन हुआ, पूरी रिएक्शन में से वो वाला आइडेंटिफाई कर लें। लिस्ट भी एसआरपी वैल्यूज की है, और इस बार हाथ रखना है कॉपर एंड एफई पर। कॉपर विनर है, और जो हायर वाला है उसी को आप भी रिडक्शन करते हुए दिखा रहे हैं, तो इसी का सही है, स्पॉन्टेनियस है ये। इनमें से किसी को भी उस दूसरे तरीके से करके देखेंगे, आंसर वही आएगा, वो उसका ई नॉट सेल नेगेटिव में आता, इसका ई नॉट सेल पॉजिटिव में ही आता।
ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में एनी वन ढूंढनी होती है आपको, मैं वन बाय वन चेक कराता जा रहा हूं, और ये तरीका जल्दी फटाफट आप हर ऑप्शन को चेक करते चल पाते हो, तो कोई सी भी चार में से एक ऑड मैन आउट रिएक्शन इजीली फटाफट ढूंढने में आ जाती है। रिडक्शन हुआ Fe+2 से Fe का, और Fe एंड Zn में ये वैल्यू बड़ी ही दिख रही है, तो हायर SRP इसी का है, उसी वाले से आप रिडक्शन करा रहे हो, इसलिए ये सही है। जो आर्ग्यूमेंट मैंने एसआरपी से सिखाया, इसको एसओपी पे लगा पाएंगे कभी खुद? अगर ये लिस्ट में सब 0 से 2 जा रहे होते, यानी एवरीबडी वाज एसओपी, रूल तब भी ऐसा ही रहेगा। नियम कहता था ज्यादा एसओपी वाले का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो मैं एसओपी एसओपी कंपेयर करा लूंगा, तब मैं अपनी रिएक्शन के उस बंदे पे ध्यान देता जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन वाले एलिमेंट का ही एसओपी ज्यादा है तो सही हो रहा है, लेसर वैल्यू है एसओपी में पर फिर भी ऑक्सीडेशन कर रहा है तो गलत है। तो सेम रूल आप एसओपी वैल्यू से भी आंसर निकाल सकते हैं। केवल आपको जो फॉर्मूला याद है इनॉट सेल के लिए, उस फॉर्मूले को याद करिए और उस पे लोन वर्ड चिपका दीजिए, क्योंकि अपन ने जब फॉर्मूला याद किया है तो उसमें लेफ्ट राइट के फॉर्म में याद नहीं किया, तो पहले आपको जो याद है वो वाला लिख दे, और उसमें लोन वर्ड के हिसाब से याद कर लें कि किसको आप लेफ्ट और किसको राइट बोलते हैं। हमने फॉर्मूला कौन सा याद किया हुआ है? एसआरपी डिफरेंस वाला, टाइप 2 मैंने कहा हम ज्यादातर वो यूज करते हैं, तो वो फॉर्मूला में रटा हुआ है, दैट इज एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, वो वाला लिखा, और फिर उसके ऊपर लोन वर्ड अप्लाई कर दीजिए। तो जो एसआरपी एनोड लिखा है बाद में लोन वर्ड के हिसाब से वो एनोड यानी लेफ्ट, तो फिर कैथोड वाला राइट होना चाहिए, उसमें फिर ये सिंबल पुट कर दीजिए। अगर ये सिंबल में क्लैरिटी नहीं है कि ये कौन से टाइप का पोटेंशियल है, तो इसे कौन सा माना जाएगा? एसआरपी माना जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है इसलिए। और ये थर्ड पे आप आ जाएंगे। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड होता है। ये एनोड हमारा लेफ्ट है एज पर लोन वर्ड के हिसाब से, तो फिर कैथोड वाला राइट है, और इसी में वो थीटा सिंबल लिख दीजिए।
अगेन लोन वर्ड याद रखना है, उससे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। केवल आपको उन चेंजेस में हो क्या रहा है वो देखना है। वैसे भी एक ऑड मैन आउट रिएक्शन दी जाएगी कि आपको बाकी सब में इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या राइट साइड पे एडेड दिख रहे हैं, और एक ही है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन या रिडक्शन दिख रहा है। Fe0 से 2 इज ऑक्सीडेशन, H2 0 से +1 इज ऑक्सीडेशन, Cl माइनस से 0 हो जाना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लोन वर्ड के हिसाब से एनोड पे होना था, तो वो अकर एट एनोड का जवाब होते जहां जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। डज नॉट अकर, क्या नहीं होता, क्या नहीं होता एनोड पे? रिडक्शन एनोड पे नहीं होता क्योंकि वो कैथोड पे होता है। तो जो एक आपको रिडक्शन वाला हाफ प्रोसेस दिया है उसको एनोड पे होने को नहीं मिलेगा। कैन अकर ओनली एट कैथोड, एनोड पे नहीं होगा। सबसे पहला काम वही है, पहचानना है पोटेंशियल कौन से हैं। तो ये वाला SRP है, ये वाला SOP है, ये वाला SRP है, और ये वाला SOP है। क्या करना चाहिए? पहले सबको एक जैसा बना लिया जाए। तो इसको पलट के लिखा गया Q+2 गिव्स Q -1.2, अब ये SRP है। इसको भी पलट दिया गया, S+2/S माइनस का 0.1, अब ये भी SRP है। अब आपको ये चारों लोग जिन पे टिक लगा हुआ है, ऑल ऑफ देम आर SRP। आपके पास फॉर्मूला है E0 सेल बराबर SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, और आप चाहते हैं कि ये मैक्सिमम आए। बोलिए क्या है लॉजिक? अगर दो चीजों का अंतर, डिफरेंस मुझे सबसे ज्यादा चाहिए, तो वो सबसे बड़ी चीज में से सबसे छोटी चीज माइनस होगी तो मैक्सिमम आएगा। मैंने कहा 1 से 10 तक के नंबर हैं, जिसको भी जिसमें से घटाना हो घटा लीजिए, मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए। तो 10 सबसे बड़े वाले में से एक सबसे छोटा घटाएंगे, वही 9 मैक्सिमम डिफरेंस है। किसी को भी किसी में से घटा के देख लो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट विल गिव यू मैक्सिमम डिफरेंस। तो ये मैक्सिमम SRP और मिनिमम SRP का अंतर होना चाहिए। अब इन चारों में से मैक्सिमम वाला वो है 4th, ये है S+2 से S। आपसे वैल्यू पूछी नहीं है, सिर्फ अल्फाबेट्स के पेयर ऑप्शंस में लिखे होते, मैं वो वैल्यू भी साथ में लिख दे रहा हूं। और मिनिमम वाला इनमें से Q+2 वाला है।
तो आपका जो आंसर आना है वो है प्लस का 1.1 और पेयर जो है वो क्यू एंड एस वाले हाफ सेल्स का होगा। लॉजिक क्लियर है? क्या करना है? ई नॉट सेल का जो नॉर्मल न्यूमेरिकल होता है वो आपसे कह रहा है चार में से किन्हीं भी दो का पेयरिंग करा सकते हो आप। तो पी एंड क्यू का सेल भी बना सकते हो, क्यू एंड आर का भी बना सकते हो, पी एंड एस का भी बना सकते हो। ऐसे सबके बना बना के देखने पर कौन सा मैक्सिमम ई नॉट देगा। तो लंबा तरीका तो ये होता है, जब ऑप्शन में चार दिए हुए हर एक का बारी बारी ई नॉट सेल निकाल के देखते जाओ, जिसका मैक्सिमम आंसर आ जाए वो टिक कर दें। एक ही बार में सीधे मैक्सिमम वाला ही पकड़ने का तरीका तो ये है। आपका फॉर्मूला क्योंकि एसआरबी में डिफरेंस फॉर्म में है, तो ए माइनस बी ऐसा कोई डिफरेंस सबसे बड़ा मैक्सिमम तभी आएगा जब ए मैक्सिमम सबसे बड़ी चीज में से बी मिनिमम सबसे छोटी चीज माइनस करी गई हो। ओनली देन द डिफरेंस विल गिव यू अ मैक्सिमम आंसर। तो मैक्सिमम और मिनिमम वाला पेयर ढूंढ लेना। ये है आपके स्टेज 1 ई नॉट वाले क्वेश्चंस। थोड़ी आगे डिस्कशंस जब जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस में नर्स्ट इक्वेशन का काम और जुड़ जाता है और फिर आप ई रिडक्शन, ई ऑक्सीडेशन या ई सेल ऐसे नामों में डील करने लगेंगे। लेकिन नर्स्ट इक्वेशन से पहले बीच में आपको एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ना है और वो है थर्मो और इलेक्ट्रो का कॉम्बिनेशन। फॉर्मूले का डिजाइन आइडेंटिकल है, मैं उस फॉर्मूले को 2 बार लिख रहा हूं। अगर अभी आप स्टैंडर्ड में डील कर रहे हैं तो प्रोबेबली मैं ई भी ई नॉट नाम से दूंगा और डेल्टा जी भी फिर मैं डेल्टा जी नॉट नाम से पूछता। बाकी मैथ्स वैसी ही रहेगी। अगर आपने एक को जनरल वाला बोला तो दूसरा भी जनरल वैल्यू में ही सॉल्व हो जाएगा। तो डेल्टा जी की जनरल वैल्यू तो वो ई का जनरल आंसर दे देगा। डेल्टा जी नॉट रख रहे हैं तो ई नॉट स्टैंडर्ड वाले का आंसर दे देगा। फॉर्मूले में डेल्टा जी जी नॉट, ऑब्वियसली थर्मो में जो नाम है गिब्स एनर्जी चेंज, वही है डेल्टा जी। अगर केवल डेल्टा जी है तो आप केवल बोल देंगे गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट है तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज बोल देते। ई या ई नॉट वो वही है, ई है तो पोटेंशियल है, ई नॉट है तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। फॉर्मूले में मेन काम एन वाली चीज का है। इस क्वेश्चन में अगर ये फॉर्मूला कहीं लगना है, दो ही बातों की गलती होती है। एक यूनिट के बारे में कुछ सिखाना है, एक एन सही पुट करना सिखाना है। बैक टू रेडॉक्स चैप्टर चलते हैं। आपने वहां एक बार पूरी पूरी रिएक्शन लिखी थी और उस पूरी रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पूछे जाते थे। आप एक साइड से गेन, दूसरी साइड से लॉस, जिस नंबर पे इक्वल टू आता था उसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बोलते थे। अगर AL 2O3 में जा रहा है और AL का कोफिशिएंट सपोज 8 लिखा हुआ था, तो आप पहले बोलते थे AL 0 से 3 जा रहा है और फिर बोलते थे अगर 8 मोल जाएंगे तो 24 मेरा फाइनल आंसर बनेगा। ये वही एन है। पर सर आपने तो वैलेंसी वेक्टर में कहा था बाहर का 8 तो गिनना ही नहीं होता, तो मैं वैलेंसी वेक्टर वर्ड की बात ही नहीं कर रहा। जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है ये वो एन है। और इसमें और वैलेंसी वेक्टर में किस बात का अंतर है? वैलेंसी वेक्टर पर मोल का होता है, उसमें स्टोइकोमेट्री शामिल नहीं है। दिस इज द टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें स्टोइकोमेट्री भी शामिल होगी। निकालने का तरीका वैसे ही रहेगा, कहां से कहां तक जा रहे हैं, बट आउटसाइड वाला कोफिशिएंट भी आप यूज करेंगे। तो दीज आर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड और ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, includes stoichiometry coefficient also.
कैपिटल एफ ये फेराडेज लॉज में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, इसी के नाम पे ही फेराडेज लॉज बने हैं। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के टोटल चार्ज को ये नंबर बोलते हैं, इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × -19, दोनों मल्टीप्लाई करते तो 96384 ऐसा कुछ आ जाता, उसी को राउंड ऑफ ये पूरा लिखा गया है। तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की जगह 96500 ये तो फिक्स ही पुट करना है। तो आपका आंसर केवल दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक आपने यहाँ एन सही रख दिया था या नहीं, दूसरी बात है यूनिट को लेके, और वो यूनिट है डेल्टा जी या जी नॉट, कुछ भी मनगढ़ंत यूनिट में यहां नहीं रखने, स्ट्रिक्टली हैव टू बी इन जूल्स, तो ही दूसरी तरफ का ई या ई नॉट आएगा इन वोल्ट्स। जैसे फिजिक्स में आप एक इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला W बराबर Q इंटू V पढ़ते हैं, तो W इन जूल्स तभी आता है जब Q कुलाम्स इंटू V वोल्ट्स हो रहा हो। तो मेरे को डेल्टा G जूल्स में तभी मिलेगा जब N इंटू F मेरे कुलाम्स है और E मेरा वोल्ट्स में पुट हो रहा है। तो ये कुलाम इंटू वोल्ट इक्वल टू जूल्स उस पैटर्न पे आएगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि ये डिफरेंट है फ्रॉम वैलेंसी फैक्टर जो 1 मोल के लिए ही सॉल्व होता है। तो एक क्वेश्चन तो इस पे ऐसा बनेगा, इस फॉर्मूले में आप चीजें पुट करके ई या ई नॉट दे रखा होगा तो जी या जी नॉट पूछा होगा, जी या जी नॉट दे रखा होगा तो ई या ई नॉट पूछा होगा। जैसे डैनियल सेल की चीजें अपने को याद है, और मान लीजिए मैं डैनियल सेल के लिए ही ये कैलकुलेशन पूछ रहा हूं। तो क्या रिएक्शन थी डैनियल सेल में, वो था Zn और Cu+2, जो उधर बनता है Zn+2 और Cu। N ढूंढने का तरीका बता रखा है आपको, या तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स रेडॉक्स वाले तरीके से कौन किस इनिशियल स्टेट से किस फाइनल स्टेट में गया, कितने का अंतर है, कितने मोल्स हैं, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दें, और या फिर अपनी हाफ रिएक्शन याद करें कि वो सेल रिएक्शन बनने के लिए कितने से कितने इलेक्ट्रॉन कट गए थे। तो Zn 0 से 2 जाने में 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, Cu+2 से Cu जाने में 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, एडिंग में वो 2 से 2 कट गया था, वही आपका N है, वही आपका N है। रेडॉक्स के तरीके से चलें तो भी 2 ही आ रहा है ना। बोलिए Zn से निकालूं तो बोलेंगे Zn से निकालने पे 0 से +2 जा रहा है इंटू 1, ये 2 लॉस, या Cu से निकालेंगे तो +2 से 0 जा रहा है अगेन 1, ये भी 2 गेन ही है। अगर ये रेडॉक्स वाले तरीके से लिखेंगे तो क्या ध्यान रखना है, इस बार इनटू वो चेंज कितने से करेंगे, उसमें बाहर का कोफिशिएंट भी साथ में गिन लेना है। टोटल एटम्स में मॉलिक्युलरिटी एटोमिसिटी अंदर क्या है वो भी देख लेनी है, और बाहर का कोफिशिएंट अगर 235 है वो भी गिन लेना है। ओवरऑल फाइनल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। ई नॉट सेल 1.1 होता ही है इसका, डैनियल सेल के लिए सॉल्व किए थे, अब इसको फॉर्मूले में रख दें। तो डेल्टा जी नॉट इज -NF_E0 में -N रखा 2, F फिक्स रखना ही है, और ये 1.1। अभी आपने यूनिट्स की बात करी तो आपने पढ़ा कि जब यहाँ वोल्ट रखने हैं तो उधर जूल होना है, पर मैंने पूछा किलो जूल्स है तो ये सब करने पे जूल्स आता, और फिर डिवाइड बाय 1000 पे
किलो जूल्स आएगा। एक आध ऑप्शन हो सकता है ऐसे ही एलिमिनेट हो जाए आपका, जो साइन की गड़बड़ हो रखी हो। आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ ई नॉट प्लस में रखेंगे तो फिर माइनस एन प्लस से ओवरऑल डेल्टा जी नॉट कुछ माइनस में ही आएगा। स्पॉन्टेनियस के लिए आपने ये लिखा भी हुआ है, स्पॉन्टेनियस में ई अगर प्लस का है तो जी डेल्टा वाला वो माइनस में आता है, तो ये माइनस में आएगा आफ्टर डिवाइडिंग बाय 1000, ये 212.3 नेगेटिव साइन में किलो जूल में आ जाएगा। तो एक तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन बनता है इस फॉर्मूले पे, जो सिंपल सीधा है, डेल्टा जी जी नॉट या ई नॉट में से एक दे के दूसरा पूछा जाना। आपको केवल जूल वाली यूनिट का ध्यान रखना है और एन सही निकालना आना चाहिए। दूसरा, इसी फॉर्मूले पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन वो है जैसे क्वेश्चंस आप एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम और एक बार थर्मो में कर चुके हैं, कि कुछ ग्रुप ऑफ रिएक्शंस देके एक नई रिएक्शंस क्रिएट कराई जाती थी और उस लास्ट रिएक्शन को लाने में किसी को सेम, किसी को रिवर्स, किसी को इनटू टू करके लास्ट में उन्हें ऐड करके लास्ट रिएक्शन आती थी। केमिकल इक्विलिब्रियम के नियम ये थे कि एक रिएक्शन को पलटने पे केपीकेसी का 1/kpkc हो जाता था, रिएक्शन इनटू टू तो के पे स्क्वायर हो जाता था, रिएक्शन डिवाइड बाय 2 तो रूट के हो जाता था, और रिएक्शन ऐड होती थी तो k1 2 3 मल्टीप्लाई हो जाते थे। ऐसे रूल केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए थे। थर्मो में रिलेटिवली आसान थे, जैसा रिएक्शन में होता था वही डेल्टा एच में होता था। अगर आप रिएक्शन पलटते थे डेल्टा वाले साइन में प्लस माइनस चेंज हो जाते हैं, 1 का चक्कर नहीं है। रिएक्शन में इंटू 2 3 डिवाइड बाय 2 3 तो डेल्टा की वैल्यू में भी इंटू 2 3 डिवाइड बाय 2 3 ही होता था, और हेस लॉ में जब रिएक्शन ऐड होती थी तो डेल्टा 1 2 3 भी ऐड ही होते थे। यहां अब दो तरीके के रूल्स पढ़ने हैं आपको, क्योंकि फॉर्मूले में एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है डेल्टा जी, उसमें नियम वही चलेंगे जैसे थर्मो में पढ़ चुके हैं कि रिवर्स पे साइन पलटेगा, एडिंग होगी तो डेल्टा ऐड हो जाएंगे। तो डेल्टा जी वाला पार्ट आपको नियम का ऑलरेडी पता है। पोटेंशियल में वो रूल लगना है या नहीं, और लगना है तो कैसे लगना है, उसी की वजह से ये 3 रूल्स दोबारा सिखाए जा रहे हैं। तो एक रूल नंबर 1 करके मैं लिख रहा हूं, अगर कोई गिवन प्रोसेस रिवर्स करके लिख दिया जाए, जो भी दिया आया था आपको जरूरत लगी तो आपने उसको पलट के लिखा, रिवर्स करके लिखा, तो क्या था, डेल्टा जी जी नॉट में पहले से पता था, जो थर्मो में डेल्टा ऑफ एनीथिंग वो साइन पलट जाता था, तो साइन रिवर्स हो जाता है। अभी क्या जो पैरामीटर है ई एंड ई नॉट, उनके लिए भी नियम सेम ही है, साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये इजीएस्ट वाला है। अगर ऐसा कुछ लिखा है और मैंने इस प्रोसेस को रिवर्स करके लिखा, ये रूल की दोनों बातें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि डेल्टा जी डेल्टा एच में साइन पलट जाता है तो थर्मो से ही पढ़ रखा है। तो किसी रिएक्शन को पलट के लिखने से अगर ए गिव्स बी का डेल्टा एच प्लस का 20 किलो जूल है तो बी से ए वाली का डेल्टा एच माइनस 20 किलो जूल होगा, तो वहां से ही आता था। और इलेक्ट्रो में ऐसा लगता है कि अभी अभी बताया है, लेकिन ये भी पहले से पता ही था। कैसे पता था पहले से? क्योंकि एसओपी एसआरपी मुंडी घुमा के साइन पलट गई तो लिखते थे, वही तो हो रहा है यहाँ। ए प्लस से ए क्या है, ए प्लस से ए क्या है, रिडक्शन। तो ये एस आर पी या रिडक्शन, वो ई नॉट नहीं बनाया तो आरपी बोलते आप कि ये रिडक्शन हो रहा है, तो फिर पलट के लिख देने पे अब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये तो मुझे पहले से पता था, आरपीओ भी साइन में उल्टे होते हैं, वही तो किया है। तो आपको अगर किसी प्रोसेस दिए हुए को जरूरत पड़ने पे पलटा के लिखना पड़े तो आप इस फॉर्मूले के जी एंड जी नॉट पोर्शन में भी साइन रिवर्स करेंगे, वैल्यू विल रिमेन द सेम, और पोटेंशियल में भी साइन रिवर्स कर देंगे, वैल्यू विल रिमेन द सेम। ठीक है।
दूसरा नियम हल्का सा डिफरेंट है पिछले वाले से। साइन रिवर्स करने की कहानी दोनों पे एक जैसी अप्लाई हुई। जी एन जी नॉट पलट गए तो ई एन ई नॉट भी पलट गए। मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा नहीं है। जी एन जी नॉट गेट अफेक्टेड, ई एंड ई नॉट अनचेंज रहेंगे, उन पे गुणा भाग का कोई फर्क नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी की वजह से। एक बार ये यार नीट में आ चुका है और एनसीईआरटी में पैराग्राफ फॉर्म में ये लिखा भी हुआ है। जहां ये फॉर्मूला लिखा है डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, उसमें ये लाइन ऊपर नीचे लिखी हुई है कि डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डिपेंड्स ऑन एन, क्योंकि आपके उस फॉर्मूले में एन कितना रख रहे हो आप, उससे डेल्टा जी का आंसर आ रहा है। तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किस में हो रही है वो मल्टीप्लाई? एन में ही वो मल्टीप्लाई हो रही है। आपका एन एफ ई का एफ 96,500 वो तो वन मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स ही रहा। पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसमें फर्क पड़ा नहीं। फिर भी डेल्टा जी डबल पे डबल क्यों हो गया? क्योंकि अगर एन पहले 2 इलेक्ट्रॉन लिख रहे होंगे तो रिएक्शन इनटू 2 के बाद वहां 4 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। तो डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, एन जैसे बदला तो डेल्टा जी की वैल्यू भी बदल गई। इस वजह से आपने ये नियम बनाया। और वाई डज ई नॉट चेंज? क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसे इनटू डिवाइड से फर्क नहीं पड़ा। वापस इसमें ऐसे ही दिखा सकते हैं, ए प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ए। अगर ये वैल्यूज आपको ऐसी कुछ सिंबल में मैंने दे रखी हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 लिखने के बाद इसे आप दोबारा लिखते तो बोलिए क्या लिखूं? जो प्रोसेस पहले लिखा हुआ है उसको इनटू 2 करके लिख दिया, 2a प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2a, तो डेल्टा जी में आपने बोला मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये -2x लिखा जाएगा। वैल्यू पहले वाली जो थी डबल हो गई, लेकिन e सेम ही बना रहेगा। मैथमेटिकली क्लियर है ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि आपके पास अगर लेफ्ट में एक चीज है जिसको इनटू 2 होना है, उधर के सारे लोग इनटू 2 2 2 कर दोगे तो 3 इनटू 2 मल्टीप्लाई होगे तो उधर से तो 8 आ जाएगा ना। उधर किसी एक ही बंदे को इनटू 2 होना है और वो n है जो इनटू 2 हो चुका है। वो दोनों साइड के 2 2 कट जाएंगे और ई या ई नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल इस फॉर्मूले के दोनों पैरामीटर्स पे अलग इफेक्ट दिखा रहा है। एलएचएस का थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जी एंड जी नॉट मल्टीप्लाई डिवाइड से अफेक्टेड हैं। प्रोसेस में जितने से इनटू डिवाइड हुआ उनकी वैल्यू उतने से ही इनटू डिवाइड होके चेंज हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल पैरामीटर जो है पोटेंशियल, वो सेम का सेम रहा। अगर क्वेश्चन आसान होगा तो हो सकता है इनमें से कोई एक ही नियम लग के क्वेश्चन खत्म हो जाए। लेकिन अगर मुझे उसे मीडियम डिफिकल्टी पे रखना है तो जैसे थर्मो में भी क्वेश्चन होते थे तो तीनों नियम लगाने पड़ते थे। 3 रिएक्शन दिए तो कोई रिवर्स भी होती थी, कोई इंटू 2 इंटू 3 भी होता था और लास्ट में जाके ऐड भी होते थे। अब तीसरा रूल एडिंग के बारे में ही है एंड दिस इज द मेन रूल। इसी में आपको सही और गलत दो तरह के क्वेश्चंस को लेके ध्यान रखना है। एडिंग रूल 2 हिस्सों में है। ये एडिंग वाला रूल है, इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा इस पे। एडिंग की पहली पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर दो हाफ रिएक्शन वर्ड का मतलब है उनमें दाएं बाएं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे आपको। अगर दो हाफ रिएक्शंस हैं, ऐड हुई और ऐड होने पे जो आंसर आया उसे आप सेल रिएक्शन बोल पाओ। व्हाट इज अ सेल रिएक्शन? इस तरह से वो ऐड हुई कि दाएं बाएं इलेक्ट्रॉन बराबर होके कट गए थे, तो आपको कंप्लीट रिएक्शन या सेल रिएक्शन अगर मिला है तो रूल कहता है आपको डेल्टा जी या जी नॉट उन वैल्यूज के आपस में ऐड कर लेने हैं।
और ई आई नॉट भी उस समय पे उनके आपस में ऐड कर लेने हैं। ध्यान से समझिएगा, यही मेन क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। एक ये प्रोसेस लिखा, ए गिव्स ए प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। एक और प्रोसेस लिखा, बी प्लस इलेक्ट्रॉन बी, हाफ रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इस तरह से ऐड हुए कि इलेक्ट्रॉन कट गए, ए एंड बी प्लस, ए प्लस एन बी, ये कंप्लीट रिएक्शन है। कंप्लीट रिएक्शन या उसको आप सेल रिएक्शन भी बोल सकते थे। इसमें नया कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। अगर दो हाफ रिएक्शन जुड़ के सेल रिएक्शन आई है और मैं आपसे क्या पूछूं, ई या ई नॉट, तो पुराने दुनिया में लौट जाइए, क्योंकि सेल का ई या ई नॉट निकालना तो मुझे आता है ना। मेरे को नया फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या करता मैं, पुराने अपने तरीके पे चला जाऊं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ई नॉट सेल, 3 लिखे पर उनमें से कोई एक मुझे ज्यादा प्यारा है, एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एनोड, वो यही चीज ही है। बिना नया तरीका सीखे जो आएगा वो ई नॉट सेल का ही आंसर आएगा जो आई है रिएक्शन। तो नया नहीं सिखाऊं मैं नया अगर सिखा रहा हूं तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा जो ऐड होके रिएक्शन आएगी उसका जी फाइनल भी G12 ऐड होके और उसका ई फाइनल भी E12 ऐड होके आ सकता है। इस केस में अगर इस फाइनल रिएक्शन का डेल्टा जी पूछा जाएगा तो जिन दो को जोड़ के ये आई है उन दोनों के डेल्टा G12 ऐड को ही आप डेल्टा जी फाइनल बोलेंगे। यही हेस लॉ होता है, यही हेस लॉ होता है कि व्हेन टू रिएक्शंस आर एडेड उनकी डेल्टा जी या एच वगैरह आपस में ऐड हो जाते हैं। ये तो हेस लॉ है। और अभी मैंने बोला इस समय आपको ई में भी अलाउड है ये करना, तो फाइनल का ई बराबर E1 प्लस E2 होता। तो सर आप तो कह रहे हो ये तो पुरानी चीज ही है, तो वहां तो एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड था ना, ये तो प्लस में आ रहा है, ये तो वो चीज नहीं है। ये भी वही है, क्योंकि एसआरपी कैथोड माइनस एनोड से ऊपर एक और प्लस वाला भी लिखा हुआ है आपने, वो है एक एसओपी प्लस एक एसआरपी। तो देखिए वही तो हो रहा है यहाँ। E1 कौन है, ए से ए प्लस जाना एक एसओपी ही है, और दूसरा इस समय बी प्लस से बी जाना एक एसआरपी है। ऐसे ही तो निकालते थे पहले भी, इसको आपने दूसरे तरीके से यूज करना चालू कर दिया। इट इज सेम, वही वाला ये। और ये ई आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड, उससे भी निकाल सकते थे। ओपीआरपी लिख दीजिए, क्योंकि अभी मैंने इस पे नॉट सिंबल नहीं बनाया हुआ। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अगर मैंने एडिंग करी और एडिंग करने के बाद आखिरी में जो आंसर आया उसमें इलेक्ट्रॉन दाएं बाएं बराबर होके कट चुके हैं, गुलू गुलू हो चुके हैं, वो नहीं दिख रहे, तो वो क्या कहलाएगी, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन का ये ई नॉट ढूंढने का तरीका मुझे ऑलरेडी आता है, मैं नया रूल नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा। नया रूल मैं सिर्फ जी या जी नॉट निकालने के लिए हेस लॉ यूज कर देता और वो रिएक्शन ऐड होके फाइनल रिएक्शन का डेल्टा जी में ढूंढ सकता हूं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का, इस रूल का मेन पार्ट बचा हुआ है। क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली उसी वाले पार्ट का ही आएगा। एडिंग से जुड़ी दूसरी पॉसिबिलिटी, if two half reactions add to give new half reaction, फाइनल जो रिएक्शन है वो सेल रिएक्शन नहीं है, तो डेल्टा जी या जी नॉट जो कि हेस लॉ से जुड़ते हैं, वो कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं इलेक्ट्रॉन कटे या बचे, हमें तो हेस ने बोला है जुड़ जाओ, हम जुड़ गए। लेकिन पोटेंशियल में अब आपको एडिंग नहीं करनी है।
बहुत ध्यान से समझिएगा इस रूल को। कहा गया जो आपको दिए गए थे वो तो हाफ रिएक्शन ही थे, उनमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, लेकिन जो पूछी गई रिएक्शन वो जुड़ के आ तो रही है पर उसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुए हैं। तो आप उस फाइनल रिएक्शन जो मांगी गई है, जो डिजायर्ड रिएक्शन है, उसको सेल रिएक्शन नहीं बोल पा रहे। और अगर वो सेल रिएक्शन नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है, बचे हैं, तो आपको सीधे एसआरपी कैथोड माइनस एनोड वो फॉर्मूला लगाना अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे तो सेल का आंसर आता है, आपके पास है ही नहीं सेल रिएक्शन। आपको एक आधा अधूरा प्रोसेस ही लाए हो और उसको किसी दूसरे तरीके से ही सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ई में सीधे प्लस माइनस करना अलाउड नहीं है, पर जी में आप अभी भी कर सकते थे। तो अब देखिए मैंने एग्जाम्पल कैसे लिखे। मैंने ए से ए प्लस वाला हाफ प्रोसेस वैसे ही लिखा जैसे पहला था, लेकिन बी वाले में मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट दिखाए थे। बी +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन पे बी बन रहा है, और मैंने कहा मैंने इन्हें ऐड करा, एक इलेक्ट्रॉन कट के एक एलएचएस में बच गया है। तो ये कैसी रिएक्शन है? हाफ रिएक्शन, इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये सेल रिएक्शन नहीं है, यानी यहां एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड नहीं लगा सकते। एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड ऐसी रिएक्शन पे नहीं लगता जो आधी अधूरी है, इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं जिसमें, इज द हाफ रिएक्शन, वो सेल रिएक्शन नहीं है। नियम में जो बोला गया वो लिख रहा हूं। इस फाइनल रिएक्शन का डेल्टा जी बोला गया, डेल्टा जी को हाफ एंड फुल से कोई मतलब नहीं है, उसको एडिंग अलाउड थी, अभी भी अलाउड थी, कैन बी एडेड, तो G1 + G2 वैसे ही ऐड हो जाते। लेकिन बोला गया अभी हाफ रिएक्शन आने पे पोटेंशियल्स में एडिटिव नेचर नहीं है, तो फाइनल का ही नॉट बराबर E1 + E2। अगर आपने यहाँ पे भी E1 E2 सीधे जोड़ लिए तो जो भी आंसर आएगा वो गलत होगा, वो आंसर करेक्ट नहीं है। लेकिन ये जो करेक्ट नहीं है, E1 2 सीधे ऐड नहीं हो सकते थे, पूछा यही वाला जाएगा, फाइंड E ऑफ द फाइनल रिएक्शन, जो E1 2 जुड़ के नहीं आ सकता, पूछा यही वाला जाएगा। तो इसको करने का फिर तरीका क्या है? ये रूल 1 2 3 से पहले आपने जो फॉर्मूला पढ़ा, अब वो फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ कहाँ लगा देना है? कहाँ लगा देना है? एक रास्ता बंद है, नो एंट्री बोली हुई है ई में, एक रास्ता खुला है, डेल्टा जी का रास्ता खुला है। तो आपको इसी फॉर्मूले पे रहना है और बोलना है जो मैंने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा, हर डेल्टा जी के बदले मैं वो पूरा पूरा फॉर्मूला लिखता जाऊंगा। तो मुझे बोलिए, मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं, लेफ्ट के डेल्टा जी की जगह मैंने -NFE लिख दिया, फिर ब्रैकेट में डेल्टा जी 1 की जगह भी -N1FE1 लिख दिया। F में F1 2 3 लिखना नहीं है, बाकी सब में 1 2 3 करते जाओ। फिर ये वाला प्लस आ गया, और फिर इस डेल्टा G2 की जगह ब्रैकेट में -N2FE2 लिख दिया। क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन हो चुका है। माइनस सब में से कट जाएंगे, F सब में से कट जाएंगे, N सब में दिखेगा आपको। अगर ये ऐड हो रहे होंगे तो ये वाला N1 में पुट होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला N2 में पुट होगा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला जो 1 बच गया ये N में पुट होगा जो इधर वाला है। आपको सारे N पता है अलग अलग। और क्या होगा? ये वाला E1 ये वाला E2 क्वेश्चन में दिए थे, उन्हीं को तो आप डायरेक्ट जोड़ना चाह रहे थे, तो आप अल्टीमेटली इसके माइनस और F काट के ऐसे डिजाइन पे पहुंच जाते हैं। इसमें ये सब पता होंगे, ये वाला N फाइनल रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन पता होंगे, और ये वाला ही आप ढूंढ पाएंगे। बात समझ में आई क्या करना है? डेल्टा जी का रास्ता ऑलवेज खुला है, तो जब भी सेल रिएक्शन नहीं बने तो ई में सीधे क्वेश्चन ना करके डेल्टा जी के थ्रू करना होता है। आप उतने पे ही रुक जाओगे तो भी मुझे चलेगा, मैंने उसको एनएफई में बदल के फॉर्मूले जैसा बना दिया। अदरवाइज ऐसा लिख के छोड़ देते हैं कि ओनली सॉल्व यूजिंग डेल्टा जी मेथड। डेल्टा जी में -NFE रखते जाइए, अपने आप मिसिंग ई का आंसर आ जाएगा। और डेफिनेटली इस केस में वो आंसर E1 + E2 सम के बराबर नहीं आएगा। आना होता तो बोल ही देते ना, जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि माइनस और F तो कॉमन ऑन बोथ साइड कट गए। अगर वो N भी सेम होता तो ये N, ये N1, ये N2 भी 1 1 1 2 2 2 3 3 3 करके कटना होता कॉमन आके, तो फिर E बराबर E1 + E2 तो बचेगा। अभी यहाँ पे अगर ऐसा होना है,
हर एक जगह के एन अलग अलग हो तो फॉर्मूले की लास्ट शक्ल कैसे दिखेगी? 1 इंटू ई बराबर 2 इंटू E1 प्लस 3 इंटू E2, तो ये तो सीधे E1 प्लस E2 सम के बराबर नहीं आएगा, ये तो कुछ और ही आ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होने पे ऐसा कुछ बनते दिख रहा होता है आपको। फाइनल चीज, हमें ऐसा लगता है कि सर पहला वाला रोल ए पार्ट जो है वो रिलेटिवली आसान है, क्योंकि उसमें सेल रिएक्शन बन गई, E1 सीधे जोड़ लो भी बात सही है, या आपने कहा नया सीखो ही मत, पुरानी दुनिया में ही लौट जाइए, एसआरबी कैथोड माइनस एनोड से भी वही आंसर आएगा। तो ये वाला तो मुझे बढ़िया लगता है, रूल ए आई लाइक, रूल 2 आई डोंट लाइक, ये तो अजीब सा हो गया कुछ। तो सर अगर अपन कुछ ऐसा करें कि हम ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होने दें, तो फिर सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन खोज रहे हैं, प्रॉब्लम ही बम से उड़ा दें कि ये इलेक्ट्रॉन बचा इसलिए ये पंगा हुआ, इसको बचने ही मत दो सर, क्योंकि आपने इससे पिछले रूल में मल्टीप्लाई डिवाइड का तो फर्क पड़ता ही नहीं है ऐसा बोला ही है, तो बिंदास करो ना सर मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या दिक्कत है, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो सर इसको इंटू 2 मार दो ना सर, तो इसका तो E1 G1 सब वैसा जो है चलता रहने दो, और फिर 2 से 2 इलेक्ट्रॉन काट ही देंगे, तो फिर तो वो सेल रिएक्शन आएगी और पुराना नियम लग जाएगा, एवरीथिंग पे यस एंड यस ही चल रहा है। लेकिन वो कुछ और ही निकाल के आ गए हो आप, क्योंकि आप खुद ही देखिए, अगर आपने इसको 2 इंटू लिखा, 2A gives 2A प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर 2 से 2 काटे, तो आप तो कुछ ऐड करके नया ही ले आए ना। मैं तो ये लिख के बैठा हूं क्वेश्चन में, ये लाना है, आप किसी अलग ही जगह ट्रेन पकड़ के निकल गए, तो आपने किसी और क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। इस क्वेश्चन के इस पार्ट को एलिमिनेट नहीं करा जा सकता है, तो वो खुद ही छाप के देगा ना कि फाइंड E0 फॉर, तो इसका इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती कैसे काट दोगे, वो चाहता है बचाना। अरे मेरी बात समझ में? अगर मैंने आपको ऐसी 2 रिएक्शन लिखी जिसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक में हाफ रिएक्शन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में हाफ रिएक्शन है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं सोचिए कि इससे एक क्वेश्चन बनना है, इससे 3 क्वेश्चन बनने हैं, इससे 3 क्वेश्चन बनने हैं। एक जिसमें इधर इधर रखे रखे पे ही इन्हें जोड़ना था, N2 N3 से 5 इलेक्ट्रॉन वाली एक लानी थी, वो ये वाला है, क्योंकि 5 बचे दिखेंगे, वो ये वाला ही केस लगेगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन बचे दिखेंगे। टाइप 2 क्वेश्चन, एक सेम रखनी थी, एक की मुंडी घुमानी थी, फिर ऐड करना था, तो 3 एंड 2 अपोजिट साइड पे जाते, मल्टीप्लाई नहीं करनी होती, 3 में से 2 कट जाते, एक इलेक्ट्रॉन बचता, वो भी यही केस है क्योंकि एक बचता लास्ट वाले में, N1 रख के आप सॉल्व करते। और तीसरा है जो इस वाले में आता कि इनको अल्टा पल्टी भी कर लो, अपोजिट साइड भेज दो, फिर इंटू 3 इंटू 2 कर लो, और फिर 6 पे 6 काट लो, तो वो ये वाला क्वेश्चन बनता, और वो इस केस से होता। तो ऐसा नहीं है कि एक ही केस में सब कुछ कवर हो जाएगा, वो केस जेन्युइनली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो हाफ इलेक्ट्रॉन्स हाफ रिएक्शन खुद ही लिख के दे रहा होगा कि ये वाली लानी है, आप उससे अवॉइड नहीं कर सकते। पर क्या नहीं करना है उस केस में, इलेक्ट्रॉन बची वाली रिएक्शन को सेल रिएक्शन नहीं कहा जा सकता, तो उसमें शॉर्ट ट्रिक से नहीं चलेगा कि कैथोड माइनस एनोड करके आंसर ले आओ, वो कहां चलेगा, केवल इफ द फाइनल रिएक्शन डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन्स, तो फटाफट ही आ जाता है, जो आपके पुराने फॉर्मूले से ही आ रहा है। अगर ये वाला केस है तो डेल्टा जी के रास्ते से ही जाना है, देयर इज नो अदर मेथड। क्या करना है, डेल्टा जी को प्लस माइनस जो करना है वो कर दीजिए, और फिर हर डेल्टा जी के बदले माइनस NFE लिख दीजिए, जिसका जो एन है वो पुट हो जाएगा, कुछ कुछ जो कॉमन आके कटेगा